वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज और उससे होने वाली तबाही पर। डॉक्टर इमरान अहमद साहब, आपकी तरफ आते हैं। एक तो हम प्रिपेयर्डनेस पे बात कर रहे हैं ना कि क्या अब अनकन्वेंशनल तरीके हो सकते हैं जिससे हम अपने आप को प्रिपेयर करें, लेकिन जो यहाँ पे भी बात हुई, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कैन दिस बी रिवर्स्ड? मतलब पाकिस्तान खुद क्या ऐसे इकदाम ले सकता है कि इसका जो इम्पैक्ट है उसको हम कम कर सके? क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे, हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है शायद वो लेस देन 1% है, तो हम उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है। लेकिन क्या फिर हम ऐसे इकदाम उठा सकते हैं, चाहे वो फॉरेस्टेशन हो या दीगर इकदाम, जिससे हम क्लाइमेट को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं अपने लिए? ये पॉसिबल है या नहीं? अब जी शुक्रिया इकबाल साहब। क्लाइमेट चेंज का जो इफ़ेक्ट है वो तो हम पिछले काफ़ी सालों से देख ही रहे हैं। उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन 0.9% है, जो सारे जो शुरका हैं वो समझते हैं और जानते हैं। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, जो मेरे अंदाज़े में है कि हम बीइंग अ वाटर स्टूडेंट, आई जस्ट वांट टू से कि जो पाकिस्तान में रिसर्च बेस्ड जो फ्यूचर प्रिडिक्शन हमको करनी चाहिए विद दिस सिनारियो विच इज़ हैपनिंग ऑन एंड ऑफ, उसके लिए हमें डाटा मैनेजमेंट की ज़रूरत है। शाह साहब ने और तौक़ीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि वाटरशेड मैनेजमेंट की ज़रूरत है। लेकिन मुझे जो शिकवा है अपने डिपार्टमेंट से कि वो लोग वाटरशेड लेवल पर डाटा कलेक्शन में बहुत पीछे हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले उस वाटरशेड का फ़्लो हमारे पास होना चाहिए, वहाँ पर मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब डैम बनता है तो वहाँ उन वाटरशेड्स के लिए तो हम कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा जो वाटरशेड्स हैं जो साइलेंट हैं, जो और एकदम से उनमें कुछ ना कुछ तबाही हो जाती है, तो अगर वाटरशेड मैनेजमेंट होगी, जो कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, अदर देन वेयर वी आर इंटरेस्टेड इन, तो उस जैसे सारी दुनिया में वाटरशेड मैनेजमेंट होती है, डेफिनेटली उसमें एक कॉस्ट इन्वॉल्व है। लेकिन अगर हम इस तरह अब जैसे हमारे पास आइडेंटिफाइड हो गए कि इन वाटरशेड्स में इस किस्म की तबाही हुई है, कि तो फ्यूचर में हमें कम से कम कुछ ऐसी ज़रूरत होगी कि अगर हम इस फ्लड को कंट्रोल करने की कोशिश करें तो हमारे पास कोई ना कोई डाटा उन एरियाज़ का जो इस वक्त बड़ी ख़राब हालत में हैं, तो शायद हम उनके लिए फ्यूचर में काम कर सकें। मेरे एरिया है हाइड्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलिक मॉडलिंग। इस मॉडलिंग में हमें हर वक्त डाटे की ज़रूरत होती है, और जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी समझाता हूँ और ख़ुद हम भी इस बारे में बहुत ज़्यादा आपस में जो हम डिस्कशन करते हैं कि हमें अगर डाटा अवेलेबल हो, चाहे वो पीएमडी का हो, चाहे वो वापडा से हो या कहीं से हो, तो चाहे वो फ्लूवियल फ्लड हो या फ्लूवियल फ्लड हो, कि क्या हाउ विल दिस हेल्प, क्या ये करेंगे तो फिर अगर डेटा बेहतर होगा तो उससे क्या कर सकेंगे हम? उससे हम ये करेंगे कि हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इफ़ एक्स अमाउंट ऑफ रेन हैपन्स इन दिस एरिया, तो इतना फ्लड आ सकता है। ये एक वेरी नॉर्मल थिंग है जो हम इसमें करते हैं अपनी हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग में, कि लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर जैसे मैंने कराची का ये ड्रेनेज सिस्टम जो गुजर नाला, जो मेयर साहब अभी फरमा रहे थे कि हमने इसको इम्प्रूव किया, तो वो मैंने ही डिज़ाइन किया था, और वो उसको 100 ईयर रिटर्न पीरियड के ऊपर डिज़ाइन करके किया, तो इस बारिश में भी वो ओवरफ्लो नहीं हुआ। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ पर पॉसिबल है वो हमने की हैं, और वो सारी दुनिया में होती हैं। तो अगर हम डाटा मैनेजमेंट को थोड़ा सा फोकस कर लें तो, और स्पेशली वाटरशेड लेवल पर, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर होगा लेकिन लोगों की जान बचाएगा, लोगों की जो वो है क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ बचेंगी, और इस किस्म की जो सिचुएशन जो बार बार क्रिएट होती है उसमें कम से कम कमी आएगी। और इसके अलावा जो एक तो ये हो गया जो फ़्लो की मैंने बात कर ली, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि आफ्टर मैथ ऑफ इट, हमने मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज पर कितने कॉन्फ्रेंसेस की हैं जी। हमने इसको जब जो हमने लेसन सीखे, फ़र्ज़ करें 2010 के हिसाब में या 2022 के हिसाब में, हमने उसको मिटिगेट करने के लिए कोई प्रैक्टिसेस नहीं किए। आई वाज टॉकिंग टू प्रोफेसर नौशीन एज वेल के
हम समझ भी रहे हैं कि आगे ख़राबी और आ सकती है, लेकिन क्या हमने उसको मिटिगेट करने के लिए बहुत बड़े कोई प्लान्स बनाए, कोई कुछ किया? कोई ऐसी चीज़ जो मेरी नज़र से तो नहीं गुजरी, लेकिन आप लोग सारे लर्नड लोग यहाँ बैठे हैं तो, और स्पेशली मिनिस्टर साहब भी हैं, तो इस चीज़ के लिए मैं ये चाहता हूँ कि अब तो जो हो गया इसको इसी से लेसन लर्न करते हुए हम मिटिगेशन के लिए कोई कॉन्फ्रेंस या कोई चीज़ कर सकें जिसमें मैं आप सब मिलकर कोई एक सोल्यूशन बना सकें कि जो जिस एरिया में हुआ है उसको अगर अवॉइड करना है इन फॉर द नेक्स्ट समर व्हेन इट हैपेंस, गॉड फॉरबिडन, तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे? सही। मैं तो ये दो तीन सवाल अब आपके लिए चीज़ें हैं जो मैं, एक तो डाटा मैनेजमेंट, सही है जी, और मिटिगेशन के हवाले से। डॉक्टर साहब, एक तो मिटिगेशन के हवाले से बताइएगा, दूसरा अभी वजीर आजम साहब जब गए थे जीबी तो वहां पर उन्होंने कहा था कि अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए हमें $188 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने देने का कहा था 2018 में। $60 मिलियन हमें मिले थे, वो हमने जब 2022 के सैलाब आए उसको बिस्प में हमने डाइवर्ट कर दिया। तो वो अर्ली वार्निंग सिस्टम से कहा जाता है कि अभी आप लोगों की जान और उनका जो घर बार है वो बचा सकते हैं अगर पहले से आप जो है पता लगा ले कि क्या किस किस्म की तबाही होने वाली है, उस पर क्या हो सकता है। दूसरा, जैसे अभी आपकी हुकूमत का एक प्रोग्राम है 2047 का, उड़ान पाकिस्तान के $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है अगर क्लाइमेट जो है वो इसी तरीके से तबाही फैलाता रहा। तो हमें यहाँ पे रेट ऑफ द स्टेट दिखाने की जरूरत है ना। और हम जब बेसिक चीजें देखते हैं इस मुल्क में कि टैक्स कलेक्शन का मामला हो, रोमन एम्पायर से चलता आ रहा है, लेकिन आज भी हम अपने मुल्क में रेट ऑफ द स्टेट कायम करके टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे। हम जो है डिफॉरेस्टेशन को रोकने में नाकाम रहे हैं। कल भी जो है लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हमें जो है वो जंगलात की कटाई से क्यों रोका जाता है। इसी तरह तजावुजात हो, चाहे वो रिवर बैंक पे हो, अर्बन एरियाज में हो, वो भी होते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो हुकूमत है, जो रियासत है, उसको अपनी रेट स्टैब्लिश करनी पड़ेगी और बुनियादी चीजों पर तवज्जो देनी पड़ेगी। जी, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग और सेर हासिल गुफ्तगू हो रही है। अगर आप इजाजत दें तो एक एक लाइन का तबसरा जो बातें हुई हैं उन पे करके फिर आपकी सवाल के जवाब पे आ जाऊं, अगर इजाजत हो तो। जी, प्लास्टिक की भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। ये प्लास्टिक बॉटल्स जो आपने हाथ में पकड़ी हैं, या इस्लामाबाद में जो आपने लिफाफों पे, वो जो दुकानों से लिफाफे लेकर जाते हैं जिन पे आपने बैन लगाया सिंगल यूज, आपको मालूम है कि ये 100% रिसाइक्लेबल है? क्या आपको मालूम है कि वो चीज प्लास्टिक की जो 100% रिसाइकल हो चुकी है, हो सकती है, उसे आपने बैन कर दिया है? लेकिन अब मैं आपको बताता हूं वो क्या चीजें हैं जो रिसाइकल नहीं हो सकती, जिनका नाम भी नहीं कोई लेता। मैंने तो आज तक नहीं सुना, हर मीटिंग में जाता हूं, कभी नहीं नाम सुना। ये जो हमारे चिप्स के पैकेट हैं, या चॉकलेट्स के पैकेट्स हैं, या पेरिशेबल गुड्स आपको नजर आती हैं हर पेट्रोल पंप के ऊपर, वो लिफाफों में पड़ी हुई जो प्लास्टिक के लिफाफे हैं, भाईजान ये नॉन रिसाइक्लेबल हैं। ये रिसाइकल हो ही नहीं सकते, कम से कम हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उससे। लेकिन क्योंकि ये बड़े बड़े सेठों के हैं, इस वजह से इसका जिक्र कभी कोई नहीं करेगा। ये जो बच्चों के डायपर्स हैं, ये रिसाइकल हो ही नहीं सकते। लेकिन मैंने आज तक नहीं किसी से सुना कि भाई इनकी भी बात की जाए कि इनको कैसे प्रोसेस करना है, कैसे इकट्ठा करना है, कैसे सॉर्ट करना है। चिप्स विप्स के पैकेट जो हैं वो तो मेल्ट हो जाते हैं, यानी उनको आग लग जाती है मेल्ट होने से पहले, इस वजह से तकनीकी तौर पे वो सेपरेट ही नहीं हो सकते। लेकिन कोई जिक्र नहीं है। बैन हमने क्या किया? सही है, तो इस हवाले से अवेयरनेस होना भी बड़ा जरूरी है, इक़दाम लेने चाहिए। ठीक है जी, नहीं सुन लीजिए, जो अहम बात है कि बैन हम उस चीज को कर रहे हैं जो 100% रिसाइकल हो सकती है, और जिक्र उसका नहीं कर रहे जो बिल्कुल रिसाइकल नहीं हो सकती। लेकिन चलें, ये तो है ही। अभी मैं आपको वो गालिब का मिसरा है कि रोऊं जिगर को या पीटूं जिगर को मैं, वो पता नहीं क्या गलत, तो गालिब का शेर नहीं पढ़ा जा सकता, तो इसको बात को छोड़ते हैं। मगर सुनने में मैंने नहीं आया। अभी मुझे पता चला कुछ दिन पहले कि प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के लिए हमारे पास $4 लाख हैं। मैं वजीर हूं वफाकी, ये 1-2 हफ्ते में मैं पता नहीं कर सका कि ये $4 लाख किधर गए, खर्च हुए या नहीं हुए, इसकी आउटकम्स क्या थी, और इनको कैसे खर्च करना है, और इनका प्लास्टिक की रिसाइकलिंग से क्या ताल्लुक है। और ये अब चल रहा है, पता तो हम कर लेंगे जिस चीज के पीछे पड़ जाए। शहजाद इकबाल साहब, आपको पता है, खुद ही आके अगर मैं ऐलान कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि पीछे तो मैं पड़ गया हूं। इसी तरह एक $3.5 लाख का प्रोजेक्ट है जो अर्बन प्लानिंग के ऊपर है। जब वो प्रोजेक्ट मैंने देखना शुरू किया तो किसी ने कहा कि इसके लिए हम कंप्यूटर खरीदेंगे, फिर एक कुर्सी खरीदेंगे, फिर एक मेज खरीदेंगे। मैंने कहा यार, पॉलिसी बनाने के लिए कुर्सी और कंप्यूटर की जरूरत है,
सारी जिंदगी मैं ये काम करता आया हूं, तुम्हारे पास $3.5 लाख हैं, तुम मुझे ये बताओ जो 10 करोड़ रुपया बनता है कि वो अर्बन पॉलिसी किधर है? सही। मुझे पॉलिसी चाहिए जिसके लिए पैसे लिए गए हैं, कंप्यूटर या दफ्तर या उसका रेंट नहीं चाहिए। लेकिन जिस मुल्क के अंदर आपको ना प्लास्टिक का हिसाब मिल सके, ना आपको अर्बन प्लानिंग का हिसाब मिल सके, और एक के बाद एक बड़ा कंसल्टेंट जो है वो कभी एक इदारे से, कभी दूसरे इदारे से, कभी तीसरे इदारे से आ रहा हो, मैं कर रहा होता तो फिर लोग परेशान होते। लेकिन जब एक फेडरल मिनिस्टर बैठ के ये बात कर रहा है तो लोग तो फिर मेरे ख्याल से बाल ही नोच लें अपने। नहीं, लोगों को खुश होना चाहिए। लोगों को मैं ये एतमाद दिलाना चाहता हूं, ये सारी बातें मैं इस वजह से कर रहा हूं कि दिस शैल एब्सोल्युटली स्टॉप, एब्सोल्युटली। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और न्यूज हेडलाइंस के बाद हम दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। फिर हल के हवाले से बात करेंगे कि इन हालात में हमारे पास हल क्या है, कैसे हम लोगों की जान और माल को महफूज बना सकते हैं। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज की वजह से मुल्क भर में तबाही हो रही है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे और खासतौर पे फोकस करेंगे कि जंगलात तो कट चुके हैं, शहर आबाद हो चुके हैं। अब इस सूरत हाल में हम क्या इकदाम उठा सकते हैं ताकि जो क्लाइमेट चेंज से नुकसानात हो रहे हैं उससे हम बच सकें। मैं चाह रहा हूँ कि सोल्यूशंस की तरफ आए। पहले मुझे इसका बता दीजिएगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम कितना आपने इस पे रिसर्च किया और कितना ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है और क्या स्टेटस क्या है इसका? 2017 के अंदर हमने एक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना शुरू किया था, जो 2000 अभी 4 महीने पहले जब मैं वजीर बना तो उसमें से 300 लगाने थे, 12 लगे हुए थे। 2017 आपको याद है कब था? जी जी, ये 2025 आ गया है। अब जिस वक्त मैंने उसका हिसाब किताब शुरू किया तो उसके बाद से अब 200 लग चुके हैं। इसका डिजाइन ऐसा है कि जहां पे लग रहे हैं वहां पे ना पावर है, ना वहां से ट्रांसमिट हो सकता है सिग्नल। अच्छा, अब हम वहां पे सैटेलाइट के सिग्नल लगा रहे हैं ताकि अर्ली वार्निंग सिस्टम उन बेचारे गरीब लोगों तक आवाज पहुंच सके जो उस तबाही के रास्ते में आते हैं। मगर बड़ा सवाल यह है कि अगर 4 महीने में 200 लग सकते हैं तो 2017 से लेकर 2025 तक 12 कैसे लगे? सही बात है। और आप मुझे बताएं। और डॉक्टर साहब, ये हमें क्या बता सकता है? मिसाल के तौर पे अभी क्लाउड बर्स्ट का नाम हम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है ओवर यूज हो रहा है ये वर्ड, कि जहां पे भी किसी ने बचाव करना होता है सरकार ने, वो कहते हैं देखिए क्लाउड बर्स्ट हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या ये प्रेडिक्शन हो सकती है कि हाँ क्लाउड बर्स्ट यहाँ पे होगा तो यहाँ लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है इसके बाद, तो यहाँ से आप निकल जाएं, या आप अपनी प्रिपेयर्डनेस जो है वो बेहतर करें? सर, अगर देखें 100% प्रिडिक्टिव मॉडल्स, अब सैटेलाइट मॉडलिंग भी हो रही है। पुराने जमाने की हमारी जो मॉडलिंग थी उसके दिन चले गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस्तेमाल हो रही है। वेदर जो होता है वैसे केओटिक सिस्टम होता है, इसको प्रिडिक्ट करना, बिलखसूस ये जो क्लाउड आउटबर्स्ट हैं, इनको प्रिडिक्ट करना कदरे मुश्किल है। लेकिन हम लगे हुए हैं, हम एआई की एप्लीकेशंस भी ला रहे हैं। एक बात शहजाद साहब, असल सोल्यूशन जो है वो है कि आपने क्या जोनिंग की या नहीं की। अगर आपको पता है कि क्लाउड बर्स्ट होने हैं तो क्या आपने, हमारे पास 1 साल है, हमने अपना ड्रेनेज बेहतर किया या नहीं किया? मैं चाह रहा हूं कि इसमें मैं आपसे आपसे सॉल्यूशंस लेता हूं। मैं बाकी मेहमानों से पहले ले लूंगा, आपके पास मैं आखिर में आऊंगा ताकि आप दूसरे लोगों की बात के जवाब भी दे दें। नौशीन साहबा, अब जरा अर्बन एरियाज के हवाले से आप बताएं, क्योंकि आप इसमें महारत रखती हैं। हम कैसे बेहतर प्रिपेयर कर सकते हैं, 1-2 सॉल्यूशंस बताइएगा। और एक मिसाल भी मैं आप सबके सामने रख देता हूं। हमारी प्लानिंग का ये हाल है कि लाहौर अगर आप शहर ले लें तकरीबन 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच चुका है। उसकी बड़ी वजह यह है कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है उसकी। घर हैं, लोग अपार्टमेंट्स या हाई राइज में रहना पसंद नहीं करते, वो कल्चर ही वहां पे नहीं है। तो जो शहर आप 300 किलोमीटर स्क्वायर में उस आबादी को बसा सकते थे, आपने 2000 किलोमीटर स्क्वायर तक बसाया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सड़कें आपको उतनी ज्यादा चाहिए होंगी, जंगलात आपको उतने ज्यादा काटने पड़ेंगे, एग्रीकल्चर लैंड आपकी उतनी ज्यादा कम होगी, फिर आप उस पर इलेक्ट्रिसिटी देंगे, फिर आप वहां पे पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे, गैस की पाइपलाइन बिछाएंगे। हर चीज में कहीं ना कहीं कार्बन फुटप्रिंट आपका बढ़ेगा और लोग जो है फिर ऑब्वियसली परेशानी होंगे, जिस तरह हम देख रहे हैं। तो क्या आप करें? शहर तो शहर बन चुके हैं और हमारे बड़े शहरों में ही आबादी का भी तनाव बढ़ा है और वहीं पे हम कंस्ट्रक्शन भी किए जा रहे हैं। तो क्या 2-3 सॉल्यूशंस हैं हमारे पास? जी, थैंक यू शहजाद साहब, फैंटास्टिक क्वेश्चन। मगर इसका जवाब देने से पहले मैं जल्दी से ज़रा एक बात करना चाहती हूँ ऑन द ग्लोबल वार्मिंग एस्पेक्ट। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में अब तक जो ये पोल्यूशन का जो फिनोमेनॉन है ना, इसने ज़रा एक्सट्रीम हीट टेम्परेचर्स को थोड़ा रोका हुआ है और इस पर साइंटिफिक तवज्जो अब बढ़ती जा रही है फॉर ऑल ऑफ साउथ एशिया। इंडिया में भी जो शहर हैं
पाकिस्तान के हाई पोल्यूशन रेट्स actually are dampening extreme heat temperatures. So once the pollution clears, which is something that we're working very hard towards, I'm actually part of a major pollution network here in Pakistan. Once the pollution clears, these temperatures are going to shoot up even further. This is scientific fact, right? मैं ये नहीं कह रही कि हमें नहीं pollution clear करनी चाहिए, मगर इस बात को मैं मद्देनजर रखना चाहती हूँ सामने at the forefront, right? Secondly, on the urban planning question, सबसे पहले तो ये जी कि इट वुड बी रियली गुड टू सी कि जो हमारी अर्बन प्लानिंग है वो रियल एस्टेट डेवलपर्स ना इसको बढ़ाएं आगे। पिछले 20-25 सालों से हमारा पूरा अर्बन प्लानिंग एजेंडा, चाहे वो कराची का हो, चाहे वो लाहौर हो, पाकिस्तान के दूसरे शहरों को, इस पे जो प्रॉफिट मोटिव है, जो अर्बन डेवलपर्स को लिटरली हाथ में उठाकर पकड़ा दिया गया है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल इशूज़, चाहे वो सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी हो और सीपा जैसे इदारे हों, जो इस पर लिटरली एक ठप्पा लगाते थे, हाँ जी प्रोजेक्ट को चलाएं, चलता है चलने दे। दिस इज़ अ मेजर इशू. इट इज़ an issue of ethics. It is a question. It is an issue of anti-poor urban planning. This is all now dovetailing with the broader dynamic of climate change impacts. तो अगर हमने अर्बन प्लानिंग को सोशल जस्टिस और क्लाइमेट जस्टिस की तरफ ले जाना है, तो रियल एस्टेट डेवलपर्स को और रियल एस्टेट डेवलपमेंट मॉडल को थोड़ा साइड पर रखना पड़ेगा। चाहे वो इमारतों पे स्पेकुलेशन हो, चाहे वो लैंड पे स्पेकुलेशन हो, द प्रॉफिट मोटिव इज ड्राइविंग एवरीथिंग. इट इज ड्राइविंग अर्बन प्लानिंग एजेंडाज इन पाकिस्तान. सबसे पहले तो इसकी तरफ आप तवज्जो करें ना, फिर हम बात करेंगे सोल्यूशंस पे. बेसिक सोल्यूशंस आ सकती हैं, एंड सोल्यूशंस आर अबाउट डिजाइन. essentially the devil is in the detail and the detail is about design. तो आप फ्लड्स की तरफ जाएं, इंक्रीज प्रेसिपिटेशन की तरफ, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सीरियसली सोच सकते हैं एट द अर्बन लेवल. अगर आपने पेवमेंट्स को और इतना सारा कंक्रीट नहीं पौर करना शहर में, एक तो आप कंक्रीट पे कंक्रीट डालते जा रहे हैं, एसफॉल्ट डालते जा रहे हैं, जिससे एक्सट्रीम हीट पर इम्पैक्ट पड़ रहा है. तो थिंक अबाउट पुटिंग इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ different kinds of materials that will dampen, that will lessen the impacts of extreme heat. These are actually straightforward solutions. But the point is कि आपके जो real estate developing community है वो इस पे तवज्जो नहीं देना चाहते. रोशन साहब, मैं चाहूँगा एक दो स्पेसिफिक सवाल. Urban planners like us then have even a chance to talk about solutions. सही. मैं इस पे मुर्तजा वहाब साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा, लेकिन डॉक्टर इमरान साहब, क्योंकि आप महारत रखते हैं और आपने कहा गुज्जर नाला आपने ही डिजाइन किया था, अब जो नालों के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, जो ये नहीं कह सकते कि इलीगल है, लेकिन पहले जब शायद हमने प्लान सही नहीं किया, अर्बन प्लानिंग हमारी ठीक नहीं थी, अब हल क्या है कराची के लिए? अगर हम कहते हैं कि 40 मिलीमीटर से ज्यादा ये नाले पानी नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो फिर क्या करें हम? थैंक यू जी फॉर दिस क्वेश्चन, एंड आई वाज डेस्परेट टू टॉक अबाउट दिस सॉल्यूशन. देखें जी, जब गुजर नाला डिज़ाइन किया था तो उस वक्त जो सिचुएशन थी उस हिसाब से हमने 7,500 इलीगल इंक्रोचमेंट वहाँ पर थे, होम्स बने हुए थे. उसमें 3,500 के करीब हमने उस वक्त उसको डिमोलिश किया और एक पैसेज बनाया जो आज तक इंटैक्ट है, और पानी जो है इस बारिश में भी वहाँ पे ओवरफ्लो नहीं हुआ और जाता रहा. अच्छा, अब इसका सोल्यूशन ये है कि मेयर साहब ऑन बोर्ड हैं, इस वक्त यहाँ पर साथ हमारे मौजूद हैं. इनको पिछले साल मैंने अगस्त में एक सोल्यूशन थ्रू आवर वीसी ऑफ NED यूनिवर्सिटी भेजा था कि हम इंजेक्शन वेल 27 इंजेक्शन वेल ऑन डिफरेंट स्पॉट्स इन कराची वी कैन मैनेज. वी हैव 8 months टू डू दैट. एंड वो जो है जो कन्वर्जिंग वाटर होगा डिफरेंट राउंड अबाउट्स पे, या वो सारी मैंने कराची की मॉडलिंग करके 27 स्पॉट्स निकाले थे. और वहाँ पे इंजेक्शन वेल, जी इंजेक्शन वेल ये होता है कि जैसे रेन वाटर आप कहीं पे जमा है, अब वो पानी कहीं जाने के काबिल नहीं है, जो स्लो कन्वर्ट होके वो सारा एक जगह पे जमा हो गया. तो जैसे हम बोर करते हैं, बोर उससे हम पानी निकालते हैं, और इंजेक्शन वेल से हम वही रेन वाटर, सारी दुनिया में ये एक्सेप्टेबल है एंड प्रैक्टिस में है, इंडिया से लेके कहीं पे भी. तो वो पानी वापस ग्राउंड में चला जाता है, ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाता है. तो उससे एक तो वो जो ट्रैफिक कंजेशन, वो एरिया, वो रोड डिस्ट्रक्शन, ये सब अवॉइड किया जा सकता था. और ये 27 पॉइंट्स उस वक्त मैंने डिज़ाइन करके वो प्रपोज़ल इनको सबमिट किया था.
और उसके बाद भी एक दो दफ़ा इनसे बात हुई, लेकिन समहाउ इट इज़ स्टिल इन फाइल्स ओनली एंड इट्स इन लिम्बो। सही, तो एक सोल्यूशन आपने बताया कि 8 महीने के अंदर हम जवाब दे सकेंगे कि क्या लिमिटेशन है कि वो ये नहीं हो सका अभी तक। तो मैं मुर्तज़ा साहब आपसे अभी डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन वापस आएंगे, मैं उनसे पूछूंगा। आपने कहा 8 महीने में 27 इंजेक्शन वेल कराची में मुख्तलिफ मकामात पे आप बना सकते हैं जिससे फ़ायदा होगा। इसके अलावा कोई हल, रेन वाटर रिजर्वॉयर्स, ये कोई सोल्यूशन है कि हम पानी का इस्तेमाल कर सकें? मेरा ख्याल है कि कराची जैसे सिटी में आपको रिजर्वायर के लिए बहुत बड़ा स्पेस चाहिए ऑन सरफेस, विच इज़ डिफ़िकल्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव टू मैनेज। सो आई डोंट थिंक सो, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर which can be poured back into the soil rather than using this very expensive land for only storing rainwater. अब मुर्तज़ा साहब स्पेसिफिक सवाल कराची के हवाले से, क्योंकि एक जो आपने कहा कि हमारे पास 40 मिलीमीटर की कैपेसिटी है, ड्रेनेज कैपेसिटी, और उससे ज़्यादा बारिश होगी तो वक्त लेगा पानी जो है नालों में जाने के लिए। अब उसमें प्रॉब्लम ये लोग कहते हैं कि फिर अगर हम बारिश में फंस गए, हमारी गाड़ी फंस गई, लाखों रुपए का नुकसान होगा। 2025 में हुआ, शायद 2020 में भी हुआ, 2022 में भी हुआ, तो फिर क्या सोल्यूशन क्या है? तो आप किस नतीजे पे पहुंचे कि कराची के लिए शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में सोल्यूशंस क्या है? क्या इन ड्रेनेज कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, या अभी जैसे अभी डॉक्टर इमरान साहब ने कहा कि उन्होंने एक प्रपोजल आपको दिया था कि 8 महीने के अंदर 27 इंजेक्शन वेल आप बना सकते हैं मुख्तलिफ मकामात पे, वो आपको हेल्प आउट करेगा पानी जहां जहां जमा हो जाता है उसमें। शहजाद, मैं पहले थोड़ा सा वो जो आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा था डॉक्टर मुसद्दिक से रिगार्डिंग प्रेडिक्शन, मैं आपको बताऊं जो हैरत अंगेज चीज है, 18 अगस्त को मेट डिपार्टमेंट की जो फोरकास्ट थी, वो फोरकास्ट ये कहती थी कि द वेट लेवल इज गोइंग टू डिक्रीज, जो बारिश की इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होगी। अच्छा। और आपने देखा कि 19 अगस्त को समथिंग एल्स हैपेंड। तो मेरा ये पहला बुनियादी सवाल ये है कि जो ये आपने कहा ना कि थ्रेट असेसमेंट या फोरकास्ट, ये कितनी एक्यूरेट हो सकती है, कितनी एक्यूरेट नहीं हो सकती। जो मेरी बेसिक सबमिशन है कि इस वक्त जो आपकी फोरकास्ट का मैकेनिज्म है वो विद ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट वो दुरुस्त नहीं है। देखिए, दूसरी चीज जो सोल्यूशन है, आपको इसको दो हिस्सों में बाइफरकेट करने की जरूरत है। एक चीज तो ये है कि आप फॉरवर्ड लुकिंग क्या हो सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक क्या हो सकते हैं। देखिए, फ्यूचरिस्टिक तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट हैज टू बी एब्सोल्युटली स्टर्न कि किसी वाटरवे के ऊपर इंक्रोचमेंट की इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी वाटरवे को कंस्ट्रक्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये जो बेपनाह सोसाइटीज पाकिस्तान भर में बन रही है, जिसमें कराची शामिल है, कि आपका जो फार्म लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड है, वो कन्वर्ट होता जा रहा है इनटू हाउसिंग सोसाइटीज, वो चीज़ें नहीं की जाएंगी। मैडम नौशीन बात कर रही थी रिगार्डिंग कि जो कंक्रीट या एसफॉल्ट हर जगह लगता है, उसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा अपना मानना ये है कि अर्बन प्लानिंग में जहाँ जहाँ आप ये पेवर्स और ग्रीन जोन्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उनको हम ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सस्टेनेबल भी हो और वो पानी को एब्जॉर्ब कर जाते हैं। एंड वीव एक्सपीरियंस्ड इट कि जहाँ जहाँ हमने एसफॉल्ट कार्पेटिंग नहीं की थी, हमने वहाँ पर पेवर लगाए थे, वहाँ पर पानी की ड्रेनेज में हमको आसानी हुई। चौथी चीज़ शहजाद, ये जो इंजेक्शन पॉइंट्स की बात की है डॉक्टर साहब ने, ये कुछ इंजेक्शन पॉइंट्स हैं जो कि 2022 में भी कराची शहर में लगाए गए थे, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या हमें जो बताया गया था वो इम्पैक्ट नहीं आया। इस साल हमने कराची के 3 या 4 मकामात पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स बनाए थे 1-1 लाख गैलन की कैपेसिटी के, और उनको हमने 3 उन जगहों पर बनाया जो कि बिल्कुल ही आपकी नशेबी इलाके थे, ताकि पानी की को हम स्टोर कर सकें। आप यकीन जाने, एक मैंने अपनी बिल्डिंग में बनाया था एमएजीएनआर रोड पर, 15 मिनट लगे उस 1 लाख गैलन के स्टोरेज टैंक को भरने में, पानी इस तेजी के साथ आया। बट मैं ये समझता हूँ कि ये एक सोल्यूशन है कि जहाँ जहाँ आपके पास इस वक्त इश्यूज है, जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, नालों को एक्सपैंड नहीं कर सकते, वहाँ पर इस तरह के आप स्टोरेज टैंक्स बनाएं ताकि पानी को स्टोर किया जा सके। मुर्तज़ा साहब, मुझे बताइए, कन्वर्जन ऑफ फार्म्स और रियल एस्टेट सोसाइटीज़ की नौशीन साहब ने भी बात की। अब इसमें तो गवर्नमेंट को विल दिखाने की जरूरत है ना। ये क्लाइमेट चेंज की बात आज तो नहीं शुरू हुई है, तो सालों साल से हो रही है। तो इसका मतलब चाहे आपकी हुकूमत हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे पीटीआई की हो, उनके लिए क्लाइमेट चेंज जो है वो इतना अहम इशू नहीं है। और शायद इसीलिए ना तो हम इलेक्शन कैंपेन्स में इसका सुनते हैं
ना ही जो है प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड हमें नजर आता है कि किसी को ये फिक्र हो कि फार्म लैंड्स या ग्रीन लैंड्स को आप कन्वर्ट ना करें इनटू रियल एस्टेट सोसाइटीज। ये हकीकत है ना फिर? मैं विद रिस्पेक्ट, देखिए मैं अभी किसी गवर्नमेंट के ओमिशन या उसकी इनएबिलिटी को ब्लेम गेम पर नहीं जाना चाहूँगा। मैं समझता हूँ ये स्टेट की जिम्मेदारी है, और अगर स्टेट आज इस हवाले से आंखें नहीं खोलेगी तो कल हमारे लिए ख़राब हो सकता है। आपने कहा किसी सियासी जमात का इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं था। मैं अगेन विद रिस्पेक्ट आपकी तस्दीक करना चाहूँगा, पीपल्स पार्टी ने अपने इंतखाबी मुहिम में बिलावल साहब ने क्लाइमेट रेजिलिएंट होम्स की बात की थी, क्लाइमेट चेंज की बात की थी, और आप देख सकते हैं कि सिंध भर में हम 21 लाख घर बना रहे हैं। आज भी बिलावल साहब लाड़काना कंबर शदाद कोर्ट में मौजूद थे, और जो घर की पोजीशन लोगों को दी जा रही है वो तमाम चीजें की जा रही है। एक चीज चल रही थी, मैं इसका सवाल भी जवाब भी साथ दे देगा कि ये मैंने सुना है कि 2022 में जो सिंध में सैलाब आया, लोगों को ऑब्वियसली घर तबाह हुए, डिस्प्लेस हुए, क्या ये दुरुस्त है कि उसी जगह वो घर बना के दे दिए दोबारा उनको? देखिए जो कच्चे का इलाका है या जो रिवर बेड है, वाटरवे है, वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की गई है। ये मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली कहूंगा। अलग जो ऑल्टरनेट जगह थी जहां पे लोगों के लेट से अपने घर थे और उनकी अपनी जाती मिल्कियत थी, विच वाज नॉट पार्ट ऑफ द वाटरवे, उसके ऊपर उन्होंने कंस्ट्रक्शन की है, और कंस्ट्रक्शन इस तरीके से की गई है कि वो क्लाइमेट रेजिलिएंट घर हो। मैं वो गुज्जर नाले की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, मैं उनको बताना चाहूँ, उन्होंने अच्छा हुआ ये बताया कि वहाँ कोई चोकिंग पॉइंट नहीं हो और नाला सही तरीके से चला। देखिए नाले चोक होते हैं थैलियों के इस्तेमाल से। मैं अगर अभी डॉक्टर मुसद्दिक आएंगे कराची शहर में, उनको लेके चलूंगा, अपने पंपिंग स्टेशंस पर भी लेके जाऊंगा और अपने वाटरवेज पर लेके जाऊंगा। मैं उनको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपकी ये जो थैलियां हैं, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, ये डाइपर्स हैं, ये इस तरह की बोतलें हैं, ये तमाम की तमाम आपके वाटरवेज को चोक कर रहे हैं, जिसके ऊपर हर साल आपकी हुकूमत को करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ते हैं। सही, मेरा अपना मानना है, आखिरी सवाल मेरा क्विकली मैं आपसे कर लूं मुर्तज़ा साहब, क्योंकि आपकी कुछ बातों से ऐसा लगा हमें कि आप शायद ये समझते हैं कि जो बेस्ट सोल्यूशन है वो यही है कि अगर 6-7 घंटे पानी खड़ा रहता है, उसके बाद आप कहते हैं कि वो पानी चला जाता है, नाला क्लियर होता है, पानी चला जाता है, तो वो नुकसान शायद कराची के अवाम को आगे भी बर्दाश्त करना पड़े, उसमें शायद उनकी गाड़ियां खराब हो, उनको परेशानी हो। इज दिस द बेस्ट सोल्यूशन वी हैव, या जो बातें अभी आपने गिनवाई हैं उस पर आप काम करेंगे और ये अश्योर करेंगे कि अगले साल या उसके 2 साल बाद बारिश हो तो इतना नुकसान ना हो जितना 2025 में हुआ है? या लोग, जैसे मैं आपको मिसाल दूं, इसमें लोग आपकी बात से ये मिसाल निकाल रहे थे कि 2 साल पहले पीडीएम हुकूमत थी, उन्होंने कहा एलएनजी 100 मिलियन की हमें पड़ती है एक कार्गो, तो बेहतर है कि वो ना मंगवाएं क्योंकि हमारे पास रिजर्व नहीं है, 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर ले। तो आपकी बातों से भी यही तासुर मिला कि यार 2-3 साल में एक दफा मेजर बारिश होती है, थोड़ा नुकसान अवाम बर्दाश्त कर ले, हमारे पास ज्यादा कोई सोल्यूशन नहीं है। ये आपकी बात से तासुर निकाला है लोगों ने। नहीं शहजाद, मैं आपको बताऊं, अगर आप 2022 को अभी 2025 से कंपेयर करेंगे, उस लेवल का नुकसान नहीं हो। लोगों को तकलीफ जरूर हुई। आपको याद होगा 2020-22 में तो लोगों के शोरूम्स हों, लोगों की दुकानें हों, लोगों के बेसमेंट्स के अंदर इतना पानी चला गया था कि उनको करोड़ों अरबों रुपए का एक्चुअली नुकसान हुआ था। अब की बार लोगों को तकलीफ हुई। मैं गुजारिश आपको ये करना चाहूँगा कि देखिए, जहां जहां आपके पास लैंड स्पेस अवेलेबल है वहां पर आप नए ड्रेन का निजाम डाल सकते हैं। और मैंने आपको कल कोट किया था कि यूसुफ गोड जो कि 2022 में डूब गया था, अब की बार वो नहीं डूबा। क्यों? क्योंकि नई ड्रेनेज डाली गई। गुलिस्तान जफर डूब गया था 2020 की बारिशों में, अब की बार नहीं डूबा। क्यों? क्योंकि वहां पे नई ड्रेनेज डाली गई। जहां पर आपके पास जमीन स्पेस अवेलेबल है, फिजिकल स्पेस अवेलेबल है, आप इस तरह की इंटरवेंशन कर सकते हैं। जो जैसे आपने गाड़ियों का जिक्र किया ना, मैं इस पे सिर्फ एक गुजारिश ये करना चाहूंगा कि देखें, जैसी बारिश होती है ना, हमारे यहाँ एक पैनिक सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है। हम एज गवर्नमेंट बार बार लोगों को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बारिश की सिचुएशन में आप अननेसेसरीली मूव ना करें। आप मूव करते हैं तो कहीं ना कहीं दुश्वारियां आती हैं। आप यकीन जाने, मैं कोई इसमें ब्लेम गेम में नहीं जा रहा, बट मेरा ये मानना है कि अगर उस दिन थोड़ा सा लोगों ने उस टाइम पर अगर नहीं निकले होते तो मेरे ख्याल में सिचुएशन शायद थोड़ी पहले टैकल हो गई होती। बट बाहर कैफ जो सिचुएशन हुई वो गलत थी, वो नहीं होनी चाहिए थी। इसके लिए मैं, अगर मुझे मेरी माजरत से लोग खुश होते हैं कि उनको इत्मीनान मिलता है, तो बहुत शुक्रिया। माजरत से ज्यादा मेरे ख्याल से लोग ये चाहेंगे कि अगली बारिश में हमें नजर आए कि कुछ काम हुआ है और कुछ जो है हालात बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जाना था मुर्तज़ा साहब, आपने ज्वाइन किया
अब ज्वाइन कर रहे हैं मुजम्मिल असलम साहब, एडवाइजर हैं फॉर फाइनेंस इन खैबर पख्तूनख्वा। मुजम्मिल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे अगर आप 2-4 मिनट दें, मैं आपकी तरफ आता हूं और तफसील से आपसे बात करेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल थी, क्या सोल्यूशन है। लेकिन अगर मेहर साहब आप कुछ हमें सोल्यूशन बताना चाहें, पूरी डिस्कशन आपने सुनी अर्बन एरियाज़ के हवाले से भी, माउंटेनियस एरियाज़ के हवाले से भी, व्हाट आर 2-3 सोल्यूशंस जिस पे हमें फौरी तौर पे काम करना चाहिए, जिसके रिजल्ट कुछ शॉर्ट टर्म में भी मिले, कुछ आगे जाके भी मिले? देखिए, इसमें क्विक सोल्यूशन जो यानी अगर हम जो है वो हम इसको अगर क्विकली जो है वो रिकाउंट करें, तो जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि हमें इसको एक मरबूत अंदाज से इसको प्लान करने की ज़रूरत है और फिर उसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। मरबूत अंदाज में जिस सीक्वेंस में फ्लड का क्राइसिस स्टार्ट होता है वही सीक्वेंस अगर आप फॉलो करें तो आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कहाँ पे किस नौइयत की प्लानिंग की ज़रूरत है। फ्लड आपका स्टार्ट होता है क्लाइमेट से, आपके पास फोरकास्ट की कैपेसिटी होनी चाहिए जो आपको टू द एक्सटेंट पॉसिबल एक जो है वो रिलायबल फोरकास्ट दे सके कि अगले 24 घंटे से लेके 1 वीक तक का भी अगर ड्यूरेशन आपको मिल जाता है तो आपके पास फोरकास्ट होनी चाहिए सो दैट यू कैन बी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। उसके बाद ये देखिए कि ये बारिश जो आपने फोरकास्ट की है वो एक्चुअली आपके अपर वाटर शेड्स के अंदर पहले पोर होगी। तो अपर वाटर शेड्स के अंदर अगर पोर हो रही है तो वाटर शेड्स के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उस बारिश के नतीजे में बनने वाले सैलाब को जिस हद तक वो उसको जो है वो रोक सकती है वो रोके। और फिर गोइंग फॉरवर्ड अगर आपकी साइमल्टेनियस बारिश आपकी जो है वो अर्बन एरियाज़ में और प्लूवियल फ्लडिंग की शक्ल में हो रही है तो वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि आपके अर्बन एरियाज़ के अंदर जब आपने ये तय करना होता है कि आपको किस नौइयत की सेफ्टी आपको चाहिए तो 2 कंसिडरेशन सामने होती हैं। एक है आपकी सोशल कंसिडरेशन और एक है कमर्शियल कंसिडरेशन। सम टाइम्स आप कहते हैं कि कमर्शली ये हमें वायबल नहीं है, वी कैन ऑलवेज प्रोवाइड द सोल्यूशन बट द कॉस्ट ऑफ द सोल्यूशन विड बी गोइंग सो हाई कि वो उसकी कमर्शियल सेंस नहीं बनती। हम इसका नाला भी बना सकते हैं, नाला बना जो तबाही होती है बाद में, क्या वो उस कॉस्ट से ज़्यादा नहीं है? नहीं, मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि जो इसका थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस में आप इन दोनों कॉस्ट को बेसिकली इक्वेट करते हैं कि आपकी तबाही की कॉस्ट कितनी है और अगर आप उस तबाही से बचने के लिए कुछ इंटरवेंशंस करना चाहते हैं तो वो कॉस्ट कितनी है, क्योंकि जो तबाही है वो आपकी परपेचुअल होती है और जो उससे बचने की कॉस्ट है वो आपकी 1 टाइम कॉस्ट है। तो आपको दोनों को डिफरेंट टाइम स्केल्स को एक ही पॉइंट के ऊपर लेके आपको कंपेयर करना होता है। और इसका एक और भी पर्सपेक्टिव है, वो सोशल होता है। सोशल पर्सपेक्टिव ये है, ह्यूमन एंगल है। हो सकता है कि कुछ जो है वो ऐसी जगह हों आपके जो है वो अर्बन एरियाज़ में जहाँ के लोग आपकी इकोनॉमी के अंदर शायद वो उतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट ना करते हों, लेकिन वहाँ पे बड़ी आबादी जो है वो रहती हो, पहाड़ों पे जैसे भी हमने देखा, जी हाँ, तो वहाँ पे आपको समटाइम्स कमर्शियल एंगल से हट के भी आपको वो इंटरवेंशंस करनी पड़ती हैं। क्योंकि देखिए इसका आफ्टरमैथ ये है कि अब जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं उनके अद्वियात, उनके खाने पीने, रिहैबिलिटेशन, तो ये सारी कॉस्ट आप सामने रखें सो दैट यू कैन मेक ए बेटर डिसीजन। अब मैं इसमें आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी आज यहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी कि कुछ ऐसे नाले हैं कराची में जिनके ऊपर ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का नाम लिया गया जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता कि उनको हम रिलोकेट करेंगे। दुनिया के अंदर जब स्पेशल किस्म के सर्कमस्टांसेस अराइज करते हैं जिनके अंदर बड़े बड़े बहरान जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं जा सकता और वो हो जाते हैं, तो फिर आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी करनी पड़ती है। मैं आपको इसके अंदर एक एग्जांपल थोड़ी सी हट के देता हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर मरे डार्लिंग बेसन में गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने को आज से 20 साल पहले वाटर की एंटाइटलमेंट्स जो हैं वो सोल्ड आउट किए उन्होंने। लोगों को कहा कि आप लोग पानी के परमिट्स हम जारी करेंगे, आप ले लें, ये आपका राइट होगा। बाय द टाइम उन्होंने वो वाली एंटाइटलमेंट्स सेल की, देन दे रियलाइज्ड कि ये हमने ओवर सेल कर दिया अपने पानी को, इतना पानी अवेलेबल नहीं है जितना हमने सेल कर दिया है। तो फिर उन्होंने वाटर सेक्टर की रिफॉर्म्स करते हुए लोगों से वो एंटाइटलमेंट्स बाय बैक की, वाइल स्पेंडिंग अराउंड $6 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स वो उन्होंने लोगों को वापस अदा किए और उनसे वो वाली एंटाइटलमेंट्स खरीदी ताकि हम कल को एक जो है वो कैओस से बच सकें, कैओटिक सिचुएशन ना हो। अब कराची के अंदर यानी फॉर दैट मैटर हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर अगर एक स्पेशल किस्म के सर्कमस्टांसेस अराइज कर गए हैं तो फिर हमें एक स्पेशल मैनर में इसको एड्रेस करना पड़ेगा। जो बातें कभी हम नहीं सोच सकते थे कि यार कभी लोगों को रोका जा सकता है भला कि वो अपना झोंपड़ी ना बनाए किसी जो है वो दरिया के फ्लड प्लेन में, तो जी हाँ अब रोकना पड़ेगा क्योंकि अब हमारे पास क्लाइमेट की वजह से एक ऐसी सिचुएशन अराइज करती जा रही है जो कि पहले शायद 100 साल में आती थी एक दफ़ा या 50 बरस में एक दफ़ा आती थी, तो अब वो एवरी अदर ईयर आ रही है। सो देयरफॉर ये तो है हमारा एक वे ऑफ टेकिंग द डिसीजन। मैं एक चीज़ और आपको ऐड करता चलूँ कि जो फोरकास्ट की कैपेबिलिटी है इसमें जो हमारे क्लाउड बर्स्ट के फिनोमेना है ना, क्लाउड बर्स्ट के फिनोमेना को फोरकास्ट करना
काफ़ी एक चैलेंजिंग काम है। हाउएवर जो हमारे अभी जो है वो मिनिस्टर साहब ने भी बताया, और हम भी कोई तकरीबन वापडा और पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट के थ्रू ग्लेशियर्स मॉनिटरिंग के हवाले से स्टेशंस लगा रहे हैं पर वाटरशेड्स में, जिनसे हमें ये पता चलता रहेगा, आगाही मिलेगी कि हमारे ग्लेशियर्स की मेल्टिंग का पेस क्या है। और इसकी एक मिसाल ये अभी एक स्टोरी आई ना गिलगित में, एक चरवाहा था, उसने देख लिया कि ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, वो गांव की तरफ आ रहे हैं, उसने फोन किया और पूरी गांव को उसने बचा लिया। तो मतलब अगर हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हो इस तरीके के, हम मॉनिटरिंग कर रहे हो, तो हम लोगों की जानों को कम से कम बचा सकते हैं। शायद घरों को तो नहीं बचा सकते, जानों को बचा सकते जी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारी कंट्री के अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम ये नहीं है कि बिल्कुल मौजूद नहीं है। रिवर्स पे है ना, हमारे पास रिवर्स के अपर वाटरशेड्स को जो है वो फोरकास्ट करने का सिस्टम मौजूद है, जिसके अंदर हम जो है वो इंडियन जो अपना ये है, ये तो ये कश्मीर पार्ट है, ये इंडियन ऑक्यूपाइड इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ की रेनफॉल को भी जो है वो रियल टाइम में मॉनिटर करने के लिए हमारे पास रडार है कि जो दरिया का सैलाब है उसको मॉनिटर करने के लिए हमारे पास हैंडल कर रहे हैं। हाँ जी है, लेकिन जो नॉन रिवराइन सैलाब या फ्लैश फ्लड्स है उसमें मसला होता है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक और ब्रेक और इसके बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मौसमियाती तब्दीली पर खसूसी प्रोग्राम। मुज़म्मिल साहब थैंक यू, आपने ज्वाइन किया। काफ़ी सारी हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब ज़रा खैबर पख्तूनख्वा के एक्सपीरियंस से ज़रा बताइएगा कि ये हमें बताया गया कि देखिए बहुत तेज़ी से बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, और उसके अलावा जो माउंटेनियस एरियाज थे वहाँ पे फ्लैश फ्लडिंग हुई, सैलाब की वजह से बहुत तबाहकारी हुई। अब इसमें लर्निंग क्या है? क्या क्या ऐसी गलतियाँ थी जो की गई थी जिस वजह से अमवात और जो नुकसानात हैं वो ज़्यादा हुए, और आगे हम क्या करने की ज़रूरत है जिससे क्लाइमेट चेंज तो एक इशू है, चैलेंज है, लेकिन हमारी गवर्नेंस उसको ज़्यादा संगीन ना बनाए, इंक्रोचमेंट के इश्यूज उसको ज़्यादा संगीन ना बनाए, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है इस वक्त? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में बुलाया। असल में ये जब तमाम वाक़या हो जाता है, जिस तरीके से हमारे मुल्क में एक अलमिया है कि जब क्रिकेट का सीज़न शुरू होता है तो हम सारे जो हैं कमेंटेटर बन जाते हैं, जब कोई जुडिशरी में केस बड़ा लगा होता है तो हम सारे जज बन जाते हैं। तो वही सिलसिला अभी भी चल रहा था, और मैं ये देख रहा था कि ये जब आफत आई तो इसमें जो है तमाम का तमाम जिसे कहते हैं मलबा ऐसे डाला गया कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने, या वहाँ पे क्राइम हो गया बहुत बड़ा। तो मैं सिर्फ चंद एक गुजारिशात करना चाहूँगा आपसे शहजाद, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके थ्रू पूरे पाकिस्तान तक ये मैसेज भी जाना चाहिए कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पहली बात तो ये कि सब पूरी दुनिया कहती है कि ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज है जिसकी वजह से पाकिस्तान भी अफेक्टेड है। अब पाकिस्तान अफेक्टेड है। खैबर पख्तूनख्वा पे सवाल उठाया गया कि वहाँ जंगलात कट गए हैं, जंगलात नहीं है वहाँ पे, ख़त्म हो गया सब कुछ। तो ये जो है निहायत ही गलत बयानी है। इस वक्त पाकिस्तान का 45% जंगल पूरे पाकिस्तान का वो खैबर पख्तूनख्वा में लगा हुआ है आज की तारीख में। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा, ये मैंने डाटा अपने कल फॉरेस्ट सेक्रेटरी से निकलवाया है। इस्लामाबाद में सिर्फ 25,000 हेक्टर जंगल है, पंजाब में 6,51,000 हेक्टर, सिंध में 2,96,000 हेक्टर, बलूचिस्तान में 5,46,000, खैबर पख्तूनख्वा में 16,44,000 हेक्टर, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 6,18,000 और जीबी में 3,29,000। इस तनासुब से देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा का जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो 27%, यानी उसकी जितनी ज़मीन है उसकी 27% कवर है फॉरेस्ट। और उससे पंजाब, गिलगित, सिंध, बलूचिस्तान ये सारे 3-3.5% से भी नीचे है। इसकी वजह से पाकिस्तान पूरे का जो फॉरेस्ट कवर है, जो मेरे हिसाब से फॉर्म 47 वाला है, वो भी जो हम बताते हैं 4-4.5%, पाकिस्तान का फॉरेस्ट कवर 2.5-3% से ज़्यादा नहीं है। अब बात ये आ जाती है कि आप ये ज़रूर सवाल करेंगे कि भाई जब जंगल है तो काटने का किसने बोला है? ये भी एक गलत फहमी है। पाकिस्तान में चंद एक एजेंसीज हैं, एक ग्लोबल फॉरेस्ट एजेंसी है, एक जो स्पार्को जो कराची में बैठी हुई है, एक MOCC है। तीनों के हिसाब से जो है KP में जो है पिछले 25 सालों में, पिछले 5 सालों में, पिछले 3 सालों में फॉरेस्ट कवर सिर्फ KP में इंक्रीज हुआ है, घटा नहीं है। ये एक अलग बात है, बिल्कुल ठीक होगी आप सारों की बात कि तजावुजात बीच में बनी, कहीं पे इमारतें बनी। अगर कहीं पे फॉरेस्ट, कहीं पे अगर इमारतें हैं, कहीं पे कोई तामीरात हुई हैं तो उससे ज़्यादा रिप्लेसमेंट है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री प्लस प्रोग्राम भी वहीं चल रहा है, और 10 बिलियन ट्री जो फेडरल का प्रोजेक्ट है वो भी खैबर पख्तूनख्वा स्पेसिफिक, वो भी जो है यहीं पे चल रहा है। बाकी सीखने को बहुत कुछ है।
इस दफा आपने वैसे देखा होगा मैं कि फॉरेस्टेशन के हवाले से जो नंबर्स मैंने अभी शुरू में बताए भी कि ओवरऑल पाकिस्तान के हैं, मैं बता रहा हूँ कि 18% फॉरेस्ट एरिया हमारा कम हुआ है। आप बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में फॉरेस्ट एरिया कंपैरेटिवली ज़्यादा है, वो हिस्टोरिकली भी ज़्यादा था। हमने ये देखना है कि क्या जितना हिस्टोरिकली था उसमें कमी आई है या उसमें इजाफा हो रहा है। दूसरा, चित्राल जो कि खैबर पख्तूनख्वा में इज़ द वर्स्ट अफेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज के हवाले से तकरीबन 37,000 हेक्टेयर्स वहाँ पे कम हुआ है। ये रिपोर्ट है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की। ये मेरे पास भी ये ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के नंबर है, ये आपके सामने मैंने ये 4 फॉरेस्ट के हमारे पास डाटा है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, स्पार्को, एमओसीसी, सारों के हिसाब से किसी भी साल में इंडिविजुअली ये पिछले 25 सालों में फॉरेस्ट कवर जो है सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में इंक्रीज हुआ है। अब आपकी बात ठीक हो सकती है, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट F7 का कट गया, लेकिन F6, F8, F5 में अगर ज्यादा दरख्त लग गए तो नेट फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, मैं कल इत्तेफाक से जो है नथिया गली में था एक कॉन्फ्रेंस में, वजीर आजम साहब ने बोल दिया कि जी गलियात में दरख्त कट गए। गलियात में तो नेट इंक्रीज हुआ है, वो जो एक बाजार वाला रोड है उसको छोड़ के वहां पे तो दरख्त काटना जो है, आप जाए होटल्स वालों के साथ कितनी वो मसले हैं। तो ये, लेकिन मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ, अब सवाल क्या है, हमारे लिए सीखने वाली बात क्या है, आया कि सिर्फ हमने फॉरेस्ट खैबर पख्तूनख्वा में लगाना है, पंजाब में लगाना है, नहीं लगाना, सिंध में लगाना है। सिंध में 3 लाख एकड़ भी नहीं है, पंजाब में 6 लाख एकड़। अब इसके बाद एक हैरत की बात सुने आप, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का फॉरेस्ट में 5 गुना का फर्क है, और खैबर पख्तूनख्वा का बजट 2 से 2.5 अरब रुपए है, पंजाब का 21 अरब रुपए बजट है। तो ये 21 अरब रुपए कहाँ जा रहे हैं, कौन से जंगल लग रहे हैं वहां पे? सही। तो चले आपका एक आर्गुमेंट ये कि इतनी डिफॉरेस्टेशन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुई और आप कह रहे हैं कि डेटा जो है ये बताता है। आप मुझे जरा बताएंगे, देखिए 2 किस्म के चैलेंजेस आए। एक तो जो पहाड़ पे लोग रहते थे, पहाड़ों पे घर है खैबर पख्तूनख्वा में, बुनेर वगैरह में कोई दरिया तो नहीं था, वो कहते हैं इतनी तेज बारिश हुई, लोगों को पता नहीं था, लोग सोए हुए थे, कोई वार्निंग नहीं थी, और इसके बाद हमने देखा कि जब सैलाबी रैला आया तो उसमें अमवात भी हुई, लोगों के घर भी तबाह हुए, लोग डिस्प्लेस भी हुए। दूसरा, एक हमने सवात के टाइप की मिसाल देखी है, जहां 2022 में सैलाब आया, जो होटलें थी रिवर वेट्स पे बिल्कुल दरिया के पास, वो दोबारा वहीं पे तामीरात हो गई। फिर इस दफा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कहा कि नहीं, इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, हम सबको खत्म करेंगे। अब इस पर अमली तौर पर काम हो रहा है, और इसके अलावा क्या चैलेंजेस है, और खासतौर पे जैसे मैंने कहा जो माउंटेनियस एरियाज है वहां पे किस तरीके से लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कि देखें सैलाब आने वाला है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बारिश हुई, लैंडस्लाइड होने वाली है, उनकी जान को कैसे बचाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो इंसानी जान को बचाना जो है एक अव्वलीन फर्ज है। देखिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है, सबसे पहले तो ये सैलाब वगैरह के एक सबसे पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे NDMA हैं, फिर स्पार्को है, ये तमाम लोगों के हैं। आप मुझे बता दें, जिस दिन बुनेर का वाकया हुआ है, किस इदारे ने प्रिडिक्ट किया था कि ये जो है 1 घंटे में होगा या 2 घंटे में होगा? ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये कि हमें ये ओवरऑल अपनी इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी पूरे पाकिस्तान की। दूसरा सवाल ये कि देखें शहजाद, ये जो आपने बात की ना कि लोगों के घर भी बीच में आ जाते हैं और फिर घर जो है फिर टूटते भी हैं, मैं आप यकीन जाने कि खैबर पख्तूनख्वा जो है इट वाज हार्ड हिट बिकॉज ऑफ एक तो लॉ एंड ऑर्डर, वो जो वॉर एंड टेरर चल रही थी। दूसरा एक मसला है, देखिए खैबर पख्तूनख्वा में 27% अगर जंगलात या ट्री कवर है तो वो स्टेट लैंड नहीं है, वो 3 किस्म के लैंड होते हैं, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड जो उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, जो आम लोगों का होता है, ठीक है ना। वो जो है सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट लगा हुआ है वो आम लोगों की अपनी जमीन पे लगा हुआ है। अब वो आम लोगों की अपनी जमीन पर है, वो अपने रोजगार के लिए जितनी भी हम पॉलिसीज बनाते हैं, हमने अपने नाइट वॉच, फॉरेस्ट गार्ड भी छोड़े हुए, सब कुछ, लेकिन ये काम फिर भी हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 काम अंदर यहाँ हो रहे हैं, फॉरेस्टेशन भी हो रही है और रिफॉरेस्टेशन भी, एफॉरेस्टेशन भी हो रही है, रिफॉरेस्टेशन भी हो रही है। अब ये जो है, इसमें जो आपने बात बोली कि ये जो तजावुजात वाली चीजें हैं, इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, और खास तौर पे कमर्शियल एक्टिविटीज में, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी जहाँ आती है ना, जहाँ पे कोई होटल लगता है तो फिर वहाँ पे लोग और भी घर बनाना शुरू कर देते हैं, तो वी नीड टू सी दैट। और आखिरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अभी हमने सीखी है, एक और, ये जो पानी है ना, ये लैंडस्लाइड होते होते जिधर से गुजरता है, दरियाओं की जगहों से, नालों की जगहों से, वक्त के साथ साथ वहां पे सिल्ट इतनी हो गई है कि जो अगर 20 फुट गहरा होना चाहिए था, 15 फुट, वो जो है बहुत कम गहरा रह गया। अब हम ये भी देख रहे हैं कि हमने इसमें किस तरीके से डीसिल्टिंग, जैसे आप डैम्स की सुनते होंगे, डीसिल्टिंग, इस तरीके से नालों की डीसिल्टिंग, या हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा ये भी एक इशू है। लेकिन आखिरी चीज में कराची के कॉन्टेक्स्ट से भी आपको बात बता दूं, ये जो बात हो रही थी, देखिए खैबर पख्तूनख्वा में 7 शहरों में
जो है हम जो है डेवलपमेंट पार्टनर के थ्रू सिटीजन इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें पूरा सीवरेज, पानी और वाटर को चेंज कर रहे हैं सिस्टम को। हमने लोन लिया हुआ उस पर, और अच्छा खासा अरबों रुपए में, मेरे ख्याल से 150 या 125 अरब रुपए लोन लिया हुआ है। ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट है जो शायद जिसकी रिकवरी लोग टैक्सेस में ना दें। आई थिंक कि ये जो है कराची के लिए भी, इनको पूरे कराची को नहीं, एरिया वाइज जो मेजर आर्टरीज हैं जहाँ पे पानी चौक होता है, वहां पे इनको ये करना पड़ेगा, चाहे लोन लेके करें चाहे ये करें। इन्होंने एक बहुत बड़ा लोन लिया है ये जो 2022 के सैलाब में लोगों के घर बनाने के लिए अरबों रुपए, यहाँ पे भी इसको करना पड़ेगा, इंतजार ना करें। मुर्तजा साहब होते तो हम उनसे इसका रिस्पांस ले लेते, लेकिन इस वक्त जो हमें माहिर साहिबजादा खान साहब ने ज्वाइन बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहिबजाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी एक तो हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात की, मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। वो कह रहे हैं 2017 में जो अर्ली वार्निंग सिस्टम लगना था उसमें 300 रडार सिस्टम्स लगने थे। वो कह रहे हैं कि अभी कुछ महीने पहले तक सिर्फ 12 लगे थे और फिर बाद में लगे 200, लेकिन ऑब्वियसली उनकी कनेक्टिविटी का भी मसला है इस वक्त। तो क्या सूरत हाल है, जरा बताइएगा कि सैटेलाइट के जरिए, रडार्स के जरिए हम कितना बेहतर तरीके से मौसम को प्रेडिक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? देखिए ये सिस्टम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का था। हमारी सिर्फ इसमें टेक्निकल सपोर्ट थी, यानी हमारे बंदे जो हैं वो वहां पे जाके जो सिस्टम था लगाते रहे, कनेक्टिविटी थी उसकी सपोर्ट देनी थी सैटेलाइट से, वो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज या यूएनडीपी ने देनी थी। हम तो करते रहे, जितने कुछ कर सके हैं वो किया है, लेकिन हमारे वहाँ पे जो ग्राउंड स्टेशन मौजूद हैं, जो वहाँ पे नेटवर्क हमारा अपना जो रियल टाइम डाटा हमें देता है, जहाँ पे हमारी मैन पावर मौजूद है, हम तो उनका डाटा भी ले रहे हैं ना, उनके थ्रू हमें जो है वो भी सपोर्ट मिल रही होती है। जरूरी नहीं कि हम ये सैटेलाइट के थ्रू ही करते, सैटेलाइट के थ्रू भी होता है, हमें डाटा मिलता है, वो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हमारे ग्राउंड स्टेशन जो रियलिटी बयान कर रहे थे, हम तो उस पर भी कहे हैं कि जनाब वो अगर दे रहे हैं डाटा और हम इस तरह की असेसमेंट कर रहे हैं, तो ये कोई माइक्रो फिनोमेना नहीं है कि ये एक जगह कहो और हम कहें कि जी ये इस जगह क्या गया। ये तो पूरे आपके जहाँ पे ग्लेशियर मौजूद है वहां का फिनोमेना सही है। जब इतने पूरे एरियाज में हमारे टेम्परेचर इस तरह के ज्यादा आ रहे हैं तो वो डेफिनेटली हमें मुस्तकबिल। चलिए बहुत शुक्रिया आपके इनपुट का साहिबजाद साहब। अली साहब, मुझे अगर आप 1 2 3 क्विकली बता दें कि क्या आप सोल्यूशंस क्या करने की जरूरत है हमें? देखिए, जो मेरा तजर्बा, एक तो आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और लोकल सतह पर हम लेके जाएं सारी चीजों को। मेरा तजर्बा ये कहता है कि कोई चीज़ कामयाब नहीं होती, मलिक साहब होपफुली विल बेयर मी आउट विद दिस, जब तक वो गवर्नमेंट के बाकी मेन प्रोग्रामों के साथ अलाइन ना हो, इंटीग्रेट ना करें उसको। इस वक्त जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुरू हुआ है वो NFC अवार्ड का शुरू हुआ है। हमारी जो कुछ भी रिकमेंडेशंस हो अगर उसके साथ अलाइन हो तो वो कम से कम 5, अगर पिछले को बेस बनाया जाए तो 15 साल तो चलेगा ना। सही। तो अच्छा, अब उसमें क्या चीज़ है जो इस वक्त हमारा गवर्नेंस का क्राइसिस है, इस वक्त हमारे पास नेशनल लेवल की रेजिलिएंट डेवलपमेंट की गाइडलाइंस नहीं है। अच्छा, वो फ्रेमवर्क बनाना जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का काम है। मलिक साहब की मिनिस्ट्री उसके ऊपर लीड ले सकती है, बहुत जल्दी से उसकी जो है फ्रेमवर्क बना सकती है, हम उनको सपोर्ट दे सकते हैं, वो बनाए ताकि NFC अवार्ड में जो है प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हमें गाइडलाइंस की ज़रूरत है। अगर प्रोविंसेस अपनी गाइडलाइंस बना जाते हैं तो NFC अवार्ड में एलोकेशन के चांसेस बन जाते हैं। ये 2 स्टेप्स हो गए, ये गवर्नेंस के साथ डील करते हैं। अब आज ये एक्शन क्या है, एक्शन के 2 बेसिकली कह रहे हैं कि NFC के जो मुख्तलिफ क्राइटेरियाज हैं, चाहे पॉपुलेशन है, पॉवर्टी, उसमें क्लाइमेट को इंक्लूड करें। उसमें फीड होगा तो लोकल गवर्नमेंट्स के लिए पैसे जा सकेंगे, अदरवाइज पैसे नहीं जा सकेंगे। अब आगे कैसे चलना वो बहुत मेरे जहन में बड़ी क्लियर है। 2 ट्रैक स्ट्रेटजी है। एक ये है कि बिटवीन नाउ एंड 2050 250 मिलियन न्यू पाकिस्तानीज विल बी बॉर्न। अब वो कहाँ उनके घर होंगे? नालों में। अनलेस डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हर डिस्ट्रिक्ट अपनी लैंड यूज़ प्लानिंग करे और ऐसे एरियाज़ को डेजिग्नेट करे जहाँ पे हाउसिंग हो सकती हो, ह्यूमन सेटलमेंट्स बन सकती हो, और ये इन एब्सेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स डिप्टी कमिश्नर ये काम इनिशिएट कर सकते हैं, 2-4 महीनों में कंप्लीट हो सकता है। अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि हैंड्स फोर्थ हम ये कहते हैं कि नई कंस्ट्रक्शन लो लाइंग एरियाज़ में नहीं होगी। अब बात है लो लाइंग एरियाज़ में। लो लाइंग एरियाज़ में आपको 2-3 चीज़ें करने की हैं। एक तो हमने सुना कि चलो जी गरीब गुरबा को तो हम डंडे वंडे के साथ मूव कर लेते हैं, कमर्शियल्स को हमें करना पड़ता है रिवर बैंक्स में से। अर्बन एरियाज़ में शाह साहब ने कहा कि वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये 2 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी जो है, एक तो हमें साथ साथ सोचना चाहिए नए पाकिस्तानियों को क्या सोचना है। प्लीज़ यकीन कीजिए, ये
2050 में there'll be 200 मैं वही सोच रहा हूँ क्लाइमेट तो एक इशू है, लेकिन जो खतरे की घंटी आपने हमें याद दिलाई है पॉपुलेशन मैनेजमेंट के साथ कनेक्टेड है। इतनी आबादी और हो जाएगी, 200 मिलियन लोग पाकिस्तान में 2050 में बिलो द पॉवर्टी लाइन होंगे। दिस विल बी मोर देन टोटल पॉपुलेशन ऑफ पंजाब टुडे। और अगर हुकूमत की स्टेट की विल नहीं हुई और वही कंस्ट्रक्शन दोबारा उन नालों पे या फिर नाजायज कंस्ट्रक्शन दूसरी जगहों पे भी होता रहा तो कोई हल नहीं है। आपको पता है नुकसान सबसे ज्यादा किसका होता है? गरीब गुरबा का। तो अनलेस वी स्टार्ट प्रोटेक्टिंग देम विद न्यू लैंड प्लान जोनिंग वी कैन नॉट डू। सही है। मुसद्दिक साहब, लास्ट कपल ऑफ मिनट्स प्लीज अगर आप बता दें क्विकली कि 2-3 क्या सॉल्यूशंस हैं बतौर फेडरल मिनिस्टर। और ऑब्वियसली ये आइसोलेशन में बात नहीं हो सकती, बड़ी अच्छी बात की अली साहब ने अभी कि हमें तो एनएफसी लेवल पे भी देखना पड़ेगा कि क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर हम डाल रहे हैं सूबों पे तो उसके लिए फंड्स की एलोकेशन भी जरूरी होगी। देखिए, 2-3 बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। एक वो मुर्तज़ा वहाब साहब चले गए, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी ऑप्टिक्स की। आपको तो पूरा एक प्रोग्राम करना चाहिए ऑप्टिक्स पे, ताकि मैं आपको बता सकूं किस तरह के ऑप्टिक्स जो हैं। सॉरी अमेरिका पे जापान से शुरू करना पड़ेगा। नहीं, आपको करना पड़ेगा। ये आपको किसी ना किसी दिन सच्चाई से पर्दा उठाना पड़ेगा। ये आपका भी काम है और हमारा भी काम है। और इन ऑप्टिक्स के पीछे छुपना जो है वो मैं समझता हूँ एक क्राइम है। और सच्चाई को सामने लाएंगे तो फिर ही कुछ तसीह शुरू होगी। अगर सच्चाई को छुपाते रहेंगे, डिफेंड करते रहेंगे और एक दूसरे के ऊपर फेंकते रहेंगे मामलात, तो फिर ये मामले आगे नहीं जाएंगे। तो ये ऑप्टिक्स वाला जो एक कल्चर है मौसमियाती तब्दीली के अंदर, इसको रोकना ही पड़ेगा। उसके बगैर काम नहीं आगे चल सकता। दूसरी बात ये है कि देखें, पानी पूरी दुनिया के अंदर वाटर मॉडलिंग होती है और अब तो माशाल्लाह टेक्निक्स इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि आप जितनी मर्जी अर्बन डेंसिटी को एस्यूम कर लें, आप वाटर फ्लो को मॉडल कर सकते हैं। तो अर्बन डेंसिटी का मतलब ये नहीं है कि आप प्लानिंग नहीं कर सकते या वाटर मॉडलिंग नहीं कर सकते। जैसे आप ट्रैफिक मॉडलिंग करते हैं, जैसे आप सीवर मॉडलिंग करते हैं, जैसे आप वाटर एक्सेस मॉडलिंग करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको मॉडलिंग करनी पड़ेगी होगी। दूसरी जो इसके नतीजे में चीज़ सामने आती है वो जोनिंग है। आप जब तक जोनिंग नहीं करेंगे, आप बेशक वो एक प्रोफेसर था ना, वो लिख रहा था तो उसके हाथ से चौक गिर गया तो उसने कहा डैम ग्रेविटी। उसके बाद ही बेंट डाउन एंड ही पिक द चौक अप और उसने अपनी क्लास की तरफ देखा और उसने कहा बट यू नो व्हाट, ग्रेविटी डजंट केयर। अगर आपको पिछली साल बताया गया, मैंने खुद आप ही के टेलीविजन चैनल के एक प्रोग्राम में अभी कुछ महीने पहले कहा कि इस दफा 20-30% ज्यादा इंटेंस मॉनसून होगी, 2 से 3 साइकिल ज्यादा होंगे। अभी हम आपको दोबारा बता रहे हैं कि अगले साल मॉनसून की आमद जो है वो 2 हफ्ते पहले होगी। इट वुड लास्ट लॉन्गर, इट वुड बी मोर इंटेंस। तो भाई जो ड्रेनेज के और जो प्लानिंग का काम करना है, पूरा साल पड़ा है तो कर लेना। सही है। ये जरूरी है कि जाके जून के अंदर ही इसकी प्लानिंग शुरू की जाए। वाटर शेड बनाना जो है वो बड़ा अहम है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें ये तो पता है ना कि माउंटेन्स में फ्लैश फ्लड्स आएंगे तो अपना रास्ता बनाएंगे, तो उसके लिए वाटरशेड प्लानिंग जरूरी है। जंगलात के अंदर मेरे भाई मुजम्मिल साहब हैं, उनकी बात तो नहीं मैं करता, लेकिन अगर आप 10 बिलियन ट्री वाला मेरे से पूछें जो वफाकी हुकूमत का काम है, तो मैं आपको भी नंबर्स दे देता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। लेकिन छोड़ें उस बात को, उसके लिए आपको पूरा एक प्रोग्राम चाहिए होगा। और हमारे तो महकमे वाले बता रहे हैं कि जंगल बढ़ते चले जा रहे हैं और आप शहजाद इकबाल साहब कह रहे हैं कि जंगल घटते चले जा रहे हैं। अब दोनों में एक ही बात सही हो सकती है, ये जंगल बढ़ते चले जा रहे हैं, जंगल घटते चले जा रहे हैं। चले जी, मैं इसी वजह से आपको कह रहा हूं, मैं इसी वजह से ऑप्टिक्स जो है हमने जिक्र किया। नहीं, मैंने आपको सोल्यूशन मैं बता रहा हूं आखिरी सोल्यूशन। देखें, बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेजर्वायर, हमें डैम्स तो बनाने चाहिए पानी को रेगुलेट करने के लिए। और ये बात तो मेरे ये उस्ताद हैं शाह साहब बैठे हुए हैं, इन्हीं ने मुझे सिखाई है कि सिर्फ वाटर स्टोरेज का मामला नहीं होता, पानी को रेगुलेट करने का मामला होता है। यानी जब आपने 2 दफा फसलें उगानी, अगर उस वक्त वो पानी ना हो तो आप पानी जितना मर्जी बहता रहे उसको क्या करेंगे। तो पानी स्टोर करने का मतलब सिर्फ स्टोरेज नहीं होता, उसको रेगुलेट करके जिस वक्त ज़रूरत हो उस वक्त फराहम करना है। और पूरा साल अपने बचाने के लिए जो आपके वेटलैंड्स हैं, कितना पानी फ्लो होना चाहिए, उनको भी एक तसलसल से फ्लो करने का तरीकाकार डैम्स के जरिए आता है। मगर डैम से ज़्यादा बड़ा जो स्टोरेज है, कई गुना बड़ा, कई 100 गुना बड़ा, मैं मेहर अली शाह साहब बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिएगा, वो है एक्वाफर।
यानी वो नेचुरल अल्लाह मियां ने जो स्टोरेज बना रखा है, जिसको आप बर्बाद कर रहे हैं, जिसमें आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, जिसमें आप पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, उसको दोबारा से रिचार्ज करना जो है, जो अल्लाह की तरफ से डैम बने हुए हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको बर्बाद ना करें, उनको दोबारा से रिचार्ज करें। तो रिचार्ज का प्रोग्राम बहुत जरूरी है, वाटरशेड का प्रोग्राम बहुत जरूरी है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और दीगर मेहमान जो हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला और उम्मीद करते हैं कि जो सोल्यूशंस इस प्रोग्राम में डिस्कस हुए हैं, जो अगला मानसून सीजन आएगा उससे पहले इन सोल्यूशंस पे कुछ हद तक अमल दरामद होगा, ताकि जितनी तबाही इस वक्त हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है, उस पर हम काबू पा सकें, उससे हम बच सकें। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।